आज का मॉडर्न मैन 21वीं सदी में दाखिल हो चुका है और 21वीं सदी में दाखिल होते ही जो एक नई तब्दीली आई कि कोरोना ने इंसान को तालीमी निज़ाम में नई तरजीहात की तरफ जो है वो मुतय्यन किया, इकनॉमिक सिस्टम बिल्कुल एक नया आ गया। उसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि एक एफएससी का सेकेंड ईयर का तालिब इल्म अपनी एकेडमिक प्लानिंग किस तरह से करे ताकि 2021 में जाके जो उसने एग्जाम अटेम्प्ट करना है उसमें ड्यूरिंग कोरोना और पोस्ट कोरोना किस तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर करे, अपनी स्किल का सेट तैयार करे ताकि वो एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर कामयाब हो सके। इस सिलसिले में आज मैं मोहम्मद अतीक रज़ा आपके साथ इसके ऊपर अपनी कुछ टिप्स शेयर करूंगा, कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगा ताकि आपके टाइम को हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और आपकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल लेवल पर ले जा सकें और आपके माइंड और ब्रेन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपको जो है वो एग्जाम में एक अच्छी कामयाबी दिलवाएं। इसमें जो सबसे अहम बात होगी वो ये है कि इस बदलती हुई दुनिया में जो सबसे नई चीज़ इंसान को चेंज करनी है वो है उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ज़ाहिर बात है आप लोग आदी थे फिजिकल लर्निंग के, आई कांटेक्ट के थ्रू लर्निंग के, क्वेश्चन आंसर के थ्रू लर्निंग के, दोस्तों पीयर्स के थ्रू लर्निंग के। अब जो मॉडल आ गया है उसमें टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है लर्निंग के साथ। अब अगर आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं करेंगे और स्मार्ट लर्निंग की तरफ नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छे टूल्स होने के बावजूद, बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होने के बावजूद आप शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इससे फिर क्या होगा कि वो जिस कंपटीशन में आप हैं उसमें शायद आप उतनी जब अच्छी परफॉर्मेंस ना ले पाएं। तो पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है और एक्सेप्ट करनी है कि चेंज हैज कम, ये तब्दीली आ चुकी है कि अब आपको इसी इन्वायरमेंट के साथ जीना है, इसी कोरोना के साथ जीना है। और हो सकता है कि ये जो इशू चल रहा है ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि जहां तक भी जाता है आपने फिलहाल इसको इसी तरीके से आप ये समझें कि आपके पास फिजिकल लर्निंग की ऑप्शन ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग की ऑप्शन है, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपके पास टूल्स मौजूद है। आपने इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को जो है वो अपने कंसेप्ट्स को या रिमेंबरिंग को या एग्जाम सिस्टम को जो है अंडरस्टैंड करना है। तो अब आपने क्या है कि आपने पूरे अपने एकेडमिक ईयर का एक रफ सा प्लान बना लेना है कि आपने जून में अपने करिकुलम का कितना पार्ट कवर करना है, जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है और मिनिमम 3 मंथ्स का प्लान आपके पास होना चाहिए। यानी अगर आप 3 मंथ्स में अपने कोर्स का 30% भी कवर कर लेते हैं और उसमें बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं और उसके अंदर जो बेसिक आपको थ्योरीज समझाने की कोशिश की जा रही है आप थ्रू जो है वो टेक्नोलॉजी लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद अगर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपको ज्यादा आसानी होगी लर्निंग में। इसमें जो अहम चीज होगी, जो सबसे अहम है वो है आपके घर की इन्वायरमेंट। यानी कि क्या आपका घर लर्निंग के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए कंड्यूसिव माहौल है भी या नहीं। यानी कि अगर आपने अपने घर में अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं और आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो है वो क्लास लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग जो है वो उतना अच्छी नहीं होगी। आपको अपने घर में प्रॉपरली एक वर्चुअल क्लासरूम प्रिपेयर कर लेना चाहिए। यानी कि आप अपने घर में कोई ऐसा स्टडी रूम प्रिपेयर करें जिसके अंदर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, नेट की फैसिलिटी है। यानी कि आपका कोई बहन भाई या कोई दूसरा आपको उस लर्निंग के दौरान आपको डिस्टर्ब ना करे। उससे ये होगा कि आपका फोकस हाई हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लर्निंग में आ रहा है वो ये है कि बच्चा जब क्लासरूम में नहीं होता, वो किसी भी दूसरी जगह से बैठ के पढ़ रहा होता है तो उसको जो फोकस चाहिए होता है, जो एनर्जी चाहिए होती है टीचर की बात को सुनने के लिए या वीडियो को सुनने के लिए या किसी क्वेश्चन को रेज करने के लिए या क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो जब उसके पास इतना फोकस नहीं होता और वो इन्वायरमेंट इतनी कंड्यूसिव नहीं होती तो वो ऑनलाइन लर्निंग जब अच्छे तरीके से नहीं कर पाता और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग भी लो हो जाती है। तो आपकी नॉर्मली जो एक्टिविटीज होती हैं जो आप घर पे करते हैं या किसी भी जगह करते हैं वो 4 तरह की होती हैं। एक है Q1, एक है Q2, Q3 और Q4। अब आपने ये देखना है कि आपका टाइम, आपकी एक्टिविटीज इसमें से किस क्वाड्रेंट में जा रही हैं। Q1 जो है इसका ताल्लुक होता है उन कामों के साथ जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। Q2 वो काम होते हैं, वो एक्टिविटीज होती हैं पढ़ने से मुतल्लिका जो इंपॉर्टेंट तो होती हैं लेकिन वो अर्जेंट नहीं होती। नंबर 3 वो एक्टिविटीज जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। और नंबर 4 वो एक्टिविटीज जो नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट। अब हम इन चारों एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपने अगर अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल करना है,
तो आप इस तरह के Q1, Q2, Q3, Q4 का एनालिसिस करें 3 या 4 दिन तक। आप ये देखें कि आपकी कौन सी एक्टिविटीज हैं कहां। मिसाल के तौर पर आपने अभी जो प्रिपरेशन करनी है, आपने वो चैप्टर्स, वो चीजें पढ़नी है जो अर्जेंट नहीं है, यानी कि आपने कोई टेस्ट नहीं देना, आपने एग्जाम अटेम्प्ट फौरन नहीं करना, आपसे टीचर ने फौरन कोई क्वेश्चन नहीं करना। इट्स मीन कि आपने वो कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथमेटिक्स के हों। यानी कि अगर आपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए तो फिर उसके बाद एग्जाम में उनको प्रिपेयर करना आसान होगा। लेकिन इंसान के लिए, किसी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है Q2 की एक्टिविटीज करना। हम लोग जो नॉर्मल हमारा तालीमी निजाम है, हम लोग हैबिचुअल हैं Q1 के, कि जिसमें हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों चीजों में जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता तो हम परफॉर्म नहीं करते। मिसाल के तौर पर कल अगर आपका टेस्ट हो मैथमेटिक्स का, तो आज आप 3 घंटे उस एक्सरसाइज की प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन वैसे आपको कहा जाए कि आपका टेस्ट नहीं है, आपने जस्ट अपने 3 घंटे इन्वेस्ट करने हैं मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस पर, तो शायद आप 3 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। अब आपको अपने बिहेवियर में ये मॉडिफिकेशन लानी है, अब आपको ये चेंज लानी है कि अब आपने, चाहे कोई चीज अर्जेंट नहीं है, चाहे कोई टेस्ट नहीं है, चाहे कोई एग्जाम नहीं है, चाहे टीचर ने आपसे उसके बारे में पूछना है या नहीं पूछना, आप फिर भी सेल्फ मैनेजमेंट का मुजाहरा करते हुए, सेल्फ लर्निंग का मुजाहरा करते हुए इंपॉर्टेंट चीजों को पहले करेंगे। और उससे फिर क्या होगा कि आपका ये Q2 क्वाड्रेंट जो है स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और आपका Q1 जो है वीक हो जाएगा। नंबर 3 जो है वो है क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 में ये होता है कि आप अर्जेंट काम करते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। किसी दोस्त की कॉल आ गई, कोई और घर वालों ने ऐसे कुछ बुला लिया, हो सकता है कि वो काम अर्जेंट हो लेकिन वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो जब आप ऑनलाइन लर्निंग के लिए, वर्चुअल लर्निंग के लिए बैठे हुए हैं, तो उस दौरान कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको डिस्टर्ब ना कर सके, यानी कि आप फोकस्ड हो कि मैंने अपने ये जो 3 से 4 घंटे हैं ये मेरे ऑनलाइन लर्निंग के हैं, तो इस दौरान मैंने कोई फोन कॉल अटेंड नहीं करनी, फेसबुक को नहीं देखना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं पढ़ने, या कोई भी और ऐसी एक्टिविटी जो आपके फोकस को डिस्टर्ब करे वो आपने जो है वो नहीं करनी। और नंबर 4 एक्टिविटीज वो होती हैं जो नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट मैच देखना, गाने सुनना, मूवीज देखना, गपशप लगाना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, SMS करना, या कोई और ऐसी एक्टिविटी के जिसका ना कोई आपको जो है आपकी पढ़ाई में फायदा, ना कोई दुनिया में फायदा, ना सेहत के वाले से फायदा। अब प्रॉब्लम कहां पर होती है बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट में, कि जब उनका ये जो Q4 है ये बड़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज एक बच्चा यूथ में से रोजाना तकरीबन 4.5 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर इन्वेस्ट करता है। 4.5 घंटे अगर वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह की चीजें करता है तो इट्स मीन कि वो 4.5 घंटे उसने किसको दे दिए? Q4 क्वाड्रेंट को दे दिए। यानी कि ना वो काम इंपॉर्टेंट था और ना वो काम अर्जेंट था, यानी कि वो काम उसके विजन या उसके मकसद या जिस कॉज के लिए वो काम कर रहा है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके तहत नहीं था, तो उसका टाइम जाया हो गया बहुत बड़ी मिकदार में। अब जो स्टूडेंट्स कामयाब होंगे वो नॉर्मली क्या करेंगे, वो अपने Q4 को छोटा करते जाएंगे। वो नोट करेंगे कि हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो Q4 में आती हैं, यानी कि वो एक्टिविटीज कि जो हमारे एकेडमिक कैरियर में या हमारे कैरियर पाथ में या जिंदगी में कामयाबी में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेंगी, तो हमने उनको मिनिमाइज करना है। मिसाल के तौर पर आपको अपने मोबाइल के यूजेज को कंट्रोल करना है, कि जाहिर बात है अब आपको मोबाइल को यूज करना है, लैपटॉप को यूज करना है, तो अब मोबाइल के या टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ तरह के यूजेस हो सकते हैं। जैसे एक यूज है इसका एजुकेशन, एक यूज है इसका एंटरटेनमेंट, और एक यूज है इसका नेटवर्किंग। यानी कि ये इसके मेजर जो यूजेस किए जाते हैं। अब ना तो आप उस तरह के प्रोफेशनल हैं कि आपको बहुत ज्यादा नेटवर्किंग की जरूरत है, कि फेसबुक पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हों और आपका कोई मैसेज जा रहा हो, या आप ब्लॉग राइटर हों, या आप जो है वो कोई वीडियोस अपनी रिकॉर्ड करवा के अपलोड करते हो। तो नेटवर्किंग तो इस वक्त इस एज में एज ए स्टूडेंट आपकी उस तरह से नीड डायरेक्टली नहीं है। नंबर 2 एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में भी अगर आपने इसका मेजर जो टाइम है अपना अगर एंटरटेनमेंट पर लगाया, तो फिर भी क्या होगा कि आपका वो जो एजुकेशन का टाइम है वो उससे नहीं होगा। तो बेसिकली आपने टेक्नोलॉजी को या कंप्यूटर को या इंटरनेट को जो मेजर आपका इंग्रेडिएंट होना चाहिए FSC में स्पेसिफिकली, वो एजुकेशन के लिए होना चाहिए, लर्निंग के लिए होना चाहिए।
आप YouTube पे जाके कोई अच्छी वीडियोस देखें, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखें, दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर्स को सुने, जो लेक्चर वहाँ से आप सुने उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करें, उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज करें। यानी कि जब आप इस इंटेंशन से टेक्नोलॉजी के पास जाएंगे तो टेक्नोलॉजी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी के आप एडिक्टेड नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी आपको आपकी ज़िंदगी के मकसद से दूर नहीं करेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी आपके लिए एक स्पोर्टिव रोल में आ जाएगी। ये तब होगा जब आप अपना Q4 जो क्वाड्रेंट है जिसमें टाइम वेस्टेज होता है उसको कम करेंगे। फिर एक और जो बेहतरीन टेक्निक है वो ये है कि आपका ज्यादा टाइम Q2 में होना चाहिए, और जो लोग Q2 में ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। कामयाब लोगों की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो अहम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो जल्दी में नहीं होते, यानी कि वो ये सोच रहे होते हैं कि 2021 के अप्रैल में हमने एफएससी का सेकंड ईयर का एग्जाम देना है, तो हम आज जून में या जुलाई में जो लर्निंग की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो चीजें लर्न करेंगे, वो हमें अगले 8 से 9 माह बाद जो है वो काम आएंगी। तो अर्जेंट काम नहीं कर रहे होते लेकिन वो इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, और वही स्टूडेंट्स नॉर्मली जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। और एक और तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो हर वक्त स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, और वो इस कैटेगरी में आते हैं Q1। वो स्टूडेंट्स जो बगैर एग्जाम के प्रेशर के, बगैर टीचर के प्रेशर के, बगैर पेरेंट्स के प्रेशर के या बगैर टेस्ट के प्रेशर के पढ़ नहीं सकते, वो ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं। वो Q1 कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि वो काम तो इंपॉर्टेंट कर रहे होते हैं लेकिन उस काम के साथ एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अर्जेंट भी होता है। और जब आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को इकट्ठा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट होगा? स्ट्रेस क्रिएट होगा। और ये जो थर्ड कैटेगरी है Q3 है, ये इसमें नॉर्मली वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ज्यादातर कंबाइन स्टडी करते हैं, दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, यानी कि हेल्पफुल एटीट्यूड होता है। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरना चाहिए। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे, हेल्पफुल हो जाएंगे, सपोर्टिव हो जाएंगे और अपने मेन Q2 के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, अपनी इंपॉर्टेंट चीजों पे तवज्जो नहीं देंगे, अपने प्रिपरेशन प्लान नहीं बनाएंगे, एकेडमिक प्लानिंग नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा? स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, और वो स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर देगा। या अगर आप इसमें टाइम नहीं गुजारेंगे तो फिर आपका टाइम टेक्नोलॉजी के मिस यूज में होगा और आपकी बहुत सा जो वक्त है वो जाया होना शुरू हो जाएगा इस वजह से। तो अब किसी भी स्टूडेंट को कामयाब करने के लिए टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये है कि वो अपनी एक्टिविटीज को इस Q2 क्वाड्रेंट 2 में रखे, जिसमें इंपॉर्टेंट काम किए जाएं लेकिन वो काम अर्जेंट ना हो, तो वो ज्यादा हेल्दी भी रहेगा और ज्यादा वो परफॉर्म भी बेहतर तरीके से करेगा। उसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम आप लोगों को इस दौरान आएगी वो है बुक्स के साथ साथ जो ऑनलाइन बुक्स हैं या जो वर्चुअल बुक्स हैं उनसे पढ़ने की आदत डालना। कि ज़ाहिर बात है कि आपका एक बिहेवियर डेवलप हुआ हुआ है कि आप पिछले 11-12 साल से जो हार्ड फॉर्म में बुक्स है उससे पढ़ रहे हैं। अब हार्ड फॉर्म से बुक से पढ़ना और उसकी एक आदत होना, दैट इज समथिंग एल्स। और ऑनलाइन लर्निंग करना, वीडियो सुन के लर्न करना, या कोई ऑनलाइन किताब पढ़ के लर्न करना, या वहां से कोई क्वेश्चन को पढ़ के लर्न करना, दैट इज समथिंग एल्स। तो उसके लिए भी आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कि आपको बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। फिर एकेडमिक प्लानिंग में जो एक और चीज इंपॉर्टेंट होगी वो है सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करना, कि किस सब्जेक्ट के लिए किस तरह का फोकस चाहिए। यानी कि अगर आपका बायो है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, उन सब्जेक्ट्स का ताल्लुक कॉन्सेप्ट्स के साथ है कि आपने जस्ट उनको पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट लिया, उसके बारे में गौर फिक्र किया, उसका थिंक प्रोसेस किया, तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और जो मैथमेटिक्स है उसका ताल्लुक प्रैक्टिस के साथ है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। और उर्दू और इंग्लिश का ताल्लुक आपकी रीडिंग स्किल के साथ है। जितना ज्यादा आपकी रीडिंग स्किल होगी, आप उर्दू पढ़ने में और इंग्लिश पढ़ने में होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लर्निंग हो जाएगी। तो जो लर्निंग मॉडल है सिर्फ याद करके लिखने वाला या एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला, उसकी बेस पर अब आपने आगे नहीं बढ़ना, बल्कि आपने सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करते हुए रीडिंग स्किल के जरिए, प्रैक्टिस राइटिंग के, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के जरिए से और राइटिंग के जरिए से, और जो बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिस्कस करके, डायलॉग करके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन या क्वेश्चंस रेज करके, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस रेज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी लर्निंग होगी। तो जब आप इस तरीके से अपने पूरे ईयर को प्लान करेंगे तो आपने ये देखना है और वेट नहीं करना इस चीज का कि जब कोरोना खत्म होगा, क्लासेस स्टार्ट होंगी तो देन आप अभी आप ये इमेजिन करेंगे कि चाहे जैसे भी हालात हो, अगर आपको आपके
ये हालात इसी तरह से मेंटेन रहते हैं। या मिसाल के तौर पर मैं आपको यूं एग्जांपल दूं कि फिजिकल क्लासेस ना होने की वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बच रहे हैं, आपके क्लासरूम तक जाना, वहां बैठना, लॉजिस्टिक्स की आपकी जो है वो बचत हो रही है, आपका बहुत सा टाइम जो गैर जरूरी एक्टिविटीज में, गैर जरूरी इंटरेक्शन में ज़्यादा होता था वो बच रहा है। तो आपके उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके मेरिट्स को देखें कि भाई इस वक्त मेरे लिए बेहतरीन लर्निंग जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, और मैंने अपने आप को सेल्फ लर्निंग और सेल्फ मैनेजमेंट के मॉडल पर लेके जाना है, और सेल्फ कंट्रोल के मॉडल पर लेके जाना है, और सेल्फ इंप्रूवमेंट के मॉडल पर लेके जाना है। जब तक आप अंडर प्रेशर रह के या किसी टीचर के सामने बैठ के या किसी टेस्ट के प्रेशर के नीचे पढ़ने की आदत में रहेंगे, बिहेवियर को रखेंगे, तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो आपने ये 4 चीजें जो है वो उनका ख्याल रखना है कि अब आपने सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, क्योंकि जाहिर बात है आपने अगर गूगल क्लासरूम में आ भी गए, अगर आप फोकस से नहीं पढ़ना चाह रहे तो कोई आपको जो है वो स्ट्रेस नहीं करेगा कि आपने जो हमारी बात को सुने या पढ़े, क्योंकि क्लासरूम में तो ये होता है कि जैसे ही बच्चे की तवज्जो इधर उधर जाती है तो टीचर उसकी तवज्जो दिला देता है टॉपिक की तरफ। फिर एनर्जी ऐसी होती है, यानी कि टीचर की अपनी एनर्जी होती है, क्लासरूम की एक डायनामिक्स होती है, इन्वायरमेंट की एक डायनामिक्स होती है, बहुत से प्रेशर्स होते हैं, तो आप जो है वो पढ़ लेते हैं। लेकिन अब आपको जिस मॉडल पर चलना होगा दैट इज सेल्फ लर्निंग, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि अब आपका कैरियर पाथ आपकी ज़ात पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब शायद टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इंसान को फ्रीडम की तरफ लेके जा रही है, अब शायद एक इंसान दूसरे इंसान पर उस तरह से असरअंदाज नहीं हो पाएगा। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। अगर हमने ये सेल्फ लर्निंग जो शायद 21st सेंचुरी की लर्निंग का एक नया मॉडल है कि आपने स्मार्ट लर्निंग करनी है 21st सेंचुरी में, तो आपको सेल्फ लर्निंग पे आना होगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना होगा, आपको सेल्फ चीज़ों को प्लान करना होगा। और सिंपल सा असूल है मैनेजमेंट का कि फेल टू प्लान, प्लान टू फेल, कि अगर आप अपनी एकेडमिक प्लानिंग करने में और नए सिनारियों में, ये जो कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना और पोस्ट कोरोना न्यू सिनारियो है, इस सिनारियो के मुताबिक आप नई प्लानिंग नहीं करेंगे, नया विजन नहीं बनाएंगे, नए कैरियर पाथ्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में कोई न्यू विजन्स डेवलप नहीं करेंगे, जो आपने पहले गोल्स या टारगेट सेट किए थे उनको रिव्यू नहीं करेंगे, उनको रिवाइंड नहीं करेंगे, तो फिर शायद आप 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को उस तरह से मीट नहीं कर पाएंगे। और फिर वही आप इस वक्त जो दुनिया के कह लें कि ग्लोबल सिटीजन बन चुके हैं, अब कोई भी शायद सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, यूके, डेनिश, अमेरिकन नहीं होता, क्योंकि अब दुनिया में जो कंपटीशन होता है वो ग्लोबल होता है। आप पूरी दुनिया के एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पर हैं। अगर आप उन स्किल्स को या सेट ऑफ स्किल्स को लेके नहीं चलेंगे और आप जो है वो स्मार्ट नहीं होंगे लर्निंग में और टेक्नोलॉजी के यूज़ में और इसके पॉजिटिव एंगेजमेंट में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फिर वही चाइना वाले लोग, फिर वही फिलिपाइन वाले, थाईलैंड वाले, वो बच्चे आपसे ज़्यादा लर्नड होंगे, आपसे ज़्यादा स्किलफुल होंगे, आपसे ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे। और जॉब मार्केट जो कोरोना की वजह से टोटली चेंज हो गई है, कैरियर पाथ चेंज हो गए हैं, शायद सिर्फ क्वालिफिकेशन बेस्ड या मार्क्स बेस्ड जब आप मीट नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या चाहिए कि आप इस पोस्ट कोरोना के लिए अपने विजन को रिव्यू करें, रिवाइंड करें, अपनी एक डायरी बनाएं, अपनी टाइम मैनेजमेंट की एक डायरी बनाएं, अपनी एकेडमिक प्लानिंग की एक डायरी बनाएं, ताकि आपका स्ट्रेस जो है वो मिनिमम रहे और आप मिनिमम स्ट्रेस के साथ अपने एकेडमिक ईयर को गुजारें। अपनी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करें जिसके अंदर आपके प्रॉपर जो बॉडी है उसको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी मिले। आप अपनी इमोशनल कुछ एक्टिविटीज़ करें, अपने ख़ानदान वालों के साथ बैठें ताकि आपकी जो नीड्स हैं इमोशनल वो पूरी हों। और फिर आप लर्निंग के हवाले से भी नई बुक्स पढ़ें, पॉपुलर बुक्स पढ़ें, कुछ और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा जो आप ज़िंदगी में बेहतर तरीके से जो है वो कामयाब हो पाएंगे। तो लिहाजा ऑन लर्निंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने टाइम को ज़ाया होने से बचाएं, अपनी एनर्जी को मैनेज करें, अपने जो है लाइफस्टाइल को मैनेज करें, उसको इस तरीके से प्लान करें कि आपका जो 2020 से लेकर 21 तक एकेडमिक ईयर है उसमें आपकी परफॉर्मेंस दी बेस्ट हो। थैंक यू वेरी मच।